हेलो दोस्तों, 27 फरवरी 2025 को एटीएस का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें हमारे कुछ कर्मचारी भाइयों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किया है तथा कुछ भाई 60% या उससे कम अंक के साथ सफल हुए हैं। आइए इस सफलता को दुगना करने के लिए मुझसे जुड़िए और एसएस पार्ट 1 की तैयारी कीजिए। एसएस पार्ट 1 की तैयारी के लिए नई बैच 24 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रही है, जो 30 जून 2025 तक चलेगी। इन 3 महीनों में एसएस पार्ट 1 के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा तथा अपने इस एटीएस की सफलता के साथ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी बनने के क्रम में 50% तक की तैयारी के साथ आप और जुट जाइए। इसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन एग्जाम के लिए आता है, एसएस पार्ट 2 या पार्ट 1 की अन्य कक्षाएं प्रारंभ होंगी, लेकिन अभी वर्तमान में एसएस पार्ट 1 के लिए 24 मार्च 2025 से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। आइए मुझसे जुड़िए, दिए गए इस नंबर पे ज्वाइन कीजिए और अपना ईमेल सेंड कीजिए। आइए एक प्रश्न देखते हैं जो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा के लिए प्रैक्टिस होगा। ये एसएस पार्ट 1 के एग्जाम में 2013 दिसंबर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखिए, ये प्रश्न एसएस के एग्जाम में आया हुआ है, मतलब आपके एटीएस से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर रहेगा या थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है ना। तो आइए इसे देखिए। 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाली वर्ष का कपड़ा व्यवसायी श्री हरीश का तलपट निम्न प्रकार है। व्यापारी एवं लाभ हानि खाता या चिट्ठा बनाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होता है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि वास्तव में कौन से खाते हैं और कौन कौन से खातों को प्रभावित करते हैं। कौन व्यापार खाते को प्रभावित करते हैं, कौन लाभ हानि खाते को प्रभावित करते हैं और कौन चिट्ठा को प्रभावित करता है। सामान्य सा रूल है कि जितने भी नाम मात्र के खाते हैं व्यापार खाते, लाभ हानि खाते को प्रभावित करते हैं तथा जितने भी व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते हैं वो चिट्ठा को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। इस सामान्य रूल को मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो पहले हम इसमें जितने भी नाम मात्र के खाते हैं उनमें जो व्यापार को सीधा प्रभावित करते हैं वो व्यापार खाते के अंतर्गत आते हैं तथा जो व्यापार को सीधा प्रभावित नहीं करते हैं, अन्य प्रकार के खर्चों से संबंधित नाम मात्र के खाते होते हैं, वो लाभ हानि खाते को प्रभावित करते हैं तथा जितनी भी संपत्तियां और दायित्व होती हैं वो चिट्ठा को प्रदर्शित करेंगे, जिसमें व्यापार की स्थिति विवरण का पता चलेगा। आइए यहाँ से ध्यान देते हैं कि इनमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रही हैं। तो पहले हस्तगत रोकड़, हाथ में पैसा है, मतलब एक वास्तविक खाता है और वास्तविक खाता है तो यह सिर्फ और सिर्फ चिट्ठा को प्रभाव डालता है, ठीक है ना। क्रय एक नाम मात्र का खाता है और एक क्रय जो नाम मात्र का खाता है वो किसको प्रभावित करता है, व्यापार खाता को। विक्रय वापसी व्यापार खाता को। कार्यालय व्यय लाभ हानि खाते को। यात्रा व्यय लाभ हानि खाते को। कर एवं बीमा लाभ हानि खाते को, ठीक है ना। अशोध्य ऋण लाभ हानि खाते को। देनदार क्या है भाई, तो देनदार एक व्यक्तिगत खाता होता है जो चिट्ठा को प्रभावित करता है। मजदूरी व्यापार से सीधे संबंधित होता है, इसलिए व्यापार खाता को प्रभावित करता है। गाड़ी भाड़ा, ऐसा मानेंगे कि सिर्फ एक गाड़ी भाड़ा दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि सामान क्रय करने के लिए जो गाड़ी भाड़ा लगाया गया है वो गाड़ी भाड़ा है और ये गाड़ी भाड़ा भी व्यापार को सीधा प्रभावित करेगा। विनियोग पर स्टॉक, विनियोग हुआ है, विनियोग वाला जो है ये कहाँ चला जाएगा, चिट्ठा में, क्योंकि ये वास्तविक खाता के अंतर्गत आ जाएगा। स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक, ये हमेशा व्यापार खातों को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। आहरण एक व्यक्तिगत खाता होता है और ये भी हमेशा चिट्ठा में जाएगा। फर्नीचर वास्तविक खाता होता है, इसलिए चिट्ठा में जाएगा। प्राप्त विपत्र, राशि मिलना है, ये भी चिट्ठा में चला जाएगा। आगे देखिए, पूंजी चिट्ठा का पार्ट है। बैंक अधिविकर्ष चिट्ठा का पार्ट है। विक्रय व्यापार खाता। क्रय वापसी व्यापार खाता। संदिग्ध ऋण संचय लाभ हानि खाता। लेनदार देनदार, ये सभी क्या होते हैं, व्यक्तिगत खाता होते हैं और जो व्यक्तिगत खाता होते हैं वो हमेशा चिट्ठा में जाएंगे। ऋण व्यक्तिगत खाता चिट्ठा में, लेकिन ऋण पर 5% का प्रावधान, यहाँ पे 5% का प्रावधान ये कहाँ जाएगा,
ये जाएगा लाभ हानि खाता में। 5% के प्रावधान जो होगा वो लाभ हानि खाता में जाएगा, और ऋण का जो 10,000 रुपए राशि है वो कहाँ जाएगा, चिट्ठा में जाएगा। ठीक है ना। ब्याज लाभ हानि खाता, देय विपत्र फिर से चिट्ठा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। असमाप्त बीमा, तो बीमा पे प्रभाव पड़ेगा, कर एवं बीमा यहाँ है। एक और क्या बोल रहा है कि अदत्त कर, तो कर और बीमा एक ही है, तो इस पर एक बार और प्रभाव पड़ेगा, मतलब ये टोटल इस पर प्रभाव पड़ेगा, 3 बार इस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। और इसकी एंट्री कहाँ का होने वाली है, तो इसकी एंट्री होने वाली है लाभ हानि खाता में और चिट्ठा दोनों पे। कर का एक बार, बीमा का एक बार, और एक लाभ हानि खाता और चिट्ठा, 2 खाते प्रभावित होंगे, 3 बार प्रभाव पड़ेगा। और खाते कितने प्रभावित होंगे, 2 खाते, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। ठीक है ना। अगला देखिए, उपार्जित कमीशन, कमीशन कहीं पे है क्या, उपार्जित कमीशन कहीं पे भी तलपट में नहीं है, उपार्जित कमीशन यहाँ पे है। इनका अदत्त बीमा हुआ, इनका हुआ, उपार्जित कमीशन का भी 2 बार प्रभाव पड़ेगा, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। अनुपार्जित व्यय, वास्तव में व्यय नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए ब्याज। जो ब्याज की राशि थी वो अनुपार्जित हो गई है, तो ब्याज पे प्रभाव पड़ेगा, 2 खातों में प्रभाव पड़ेगा, लाभ हानि खाता पर और चिट्ठा पर। फर्नीचर पर ह्रास, तो जहाँ पे भी फर्नीचर है वहां पे भी 2 बार प्रभाव पड़ेगा। और एक और है अशुद्ध ऋण पर 6,000 और देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचित, तो अशुद्ध ऋण कहाँ पे है, तो अशुद्ध ऋण यहाँ है, इन पे 2 बार प्रभाव पड़ेगा। और देनदार पर भी 2 बार प्रभाव पड़ने वाला है, देनदार पर भी 2 बार प्रभाव पड़ेगा। और स्टॉक, इसका 2 जगह एंट्री हो जाता है, कहाँ भाई, तो एक होता है व्यापार खाता और एक होता है चिट्ठा। जैसे आप इसे सोचने समझने योग्य हो गए हैं, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाइए, देखिए, लिखिए व्यापार खाता, ठीक है। इनके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। व्यापार खाता और लाभ हानि खाता डेबिट और क्रेडिट 2 पक्ष में डिवाइड होते हैं, तो यहाँ हुआ नामे और यहाँ हो गया जमा, और यहाँ पे क्या होता है, विवरण, राशि, विवरण, राशि। ठीक है ना। इनको सॉल्व किया जाए, व्यापार खाते को सॉल्व किया जाए। देखिए, व्यापार खाते को सबसे पहले प्रारंभिक स्टॉक लिखिए, तो प्रारंभिक स्टॉक है 40,000 रुपए, प्रारंभिक स्टॉक ही लिखा हुआ है 40,000 रुपए। उसके बाद यहां से लिखना शुरू कीजिए, क्रय कितना है भाई, तो क्रय है 1,30,000। फिर क्या है, क्रय वापसी है, तो वापसी, क्रय वापसी, एक क्रय वापसी है 20,000। तो जब क्रय वापसी हो जा रहा है तो फाइनली राशि आ रहा है 1,10,000 का सामान क्रय हुआ। उसके बाद क्रय के बाद और व्यापार खाता कौन कौन सी है, ये हुए, मजदूरी है व्यापार खाता, लिख दीजिए मजदूरी, तो मजदूरी की राशि कितनी है, 45, मजदूरी की राशि है 5500। नीचे कोई समायोजन है मजदूरी में नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 5500। उसके बाद मजदूरी के बाद है गाड़ी भाड़ा, सुना जाए 4500, गाड़ी भाड़ा है 4500। गाड़ी भाड़ा के बाद और कोई व्यापार खाता है क्या, तो और कोई भी व्यापार खाता नहीं है, गाड़ी भाड़ा और इतना ही था। और यहाँ पे है विक्रय, इस साइड आए तो एक जगह विक्रय है 1,60,000, और विक्रय की वापसी है, तो विक्रय की वापसी यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 रुपए। और अगर 1,60,000 में से 10,000 गया तो आया 1,50,000। और अंतिम
अंतिम स्टॉक दिया है वो कितना है भाई? तो है 45,000। ठीक है, कुल मिलाकर के आपका व्यापार खाता कंप्लीट हो रहा है और व्यापार खाता के लिए योग कर दीजिए। तो ये हुआ 1,50,000 और 45,000, 1,95,000, 1,95,000। तो ये भी आना चाहिए 1,95,000। बाकी जो अंतर की राशि है वो कहलाएगी सकल लाभ। सकल लाभ और इसकी राशि हो जाएगी 1,10,000, 85,000, 85 में से 40, 45,000, 45 में से 10,000, 35,000, 35,000 सकल लाभ है, इसे नीचे ले जाना है। ठीक है ना? अब हम लोग इसके नीचे सॉल्व कर सकते हैं लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता का भी फॉर्मेट कुछ इसी प्रकार से होगा। यहाँ पे भी विवरण और राशि होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे जो भी लाभ हानि खाता के लिए कैरेक्टराइज किए हैं हमने, उनको लिखना शुरू कीजिए। लाभ हानि खाता से संबंधित हम लोगों ने क्या सोचा हुआ है? तो लाभ हानि खाता, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, तो इनको लिखना शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखिए कार्यालय व्यय, जो और ये है 21,000। दूसरा यात्रा व्यय 40,000, सॉरी 4,000। अगला क्या है? यात्रा व्यय कर एवं बीमा, कर एवं बीमा कितना है भाई? तो 5,000 रुपए है। यहाँ पे क्या था? असमाप्त बीमा 400 रुपए। असमाप्त बीमा मतलब पहले से दिया हुआ है, तो इसको माइनस कीजिए 400 को। ठीक है ना? उसके बाद बोल रहे हैं अदत्त कर, इनको भी देना पड़ेगा। तो 1200 में से 800, 1200 में से 400 गया 800, तो 5,800 रुपए कर एवं बीमा हुआ। अशोध्य ऋण, अशोध्य ऋण, तो अशोध्य ऋण दिया हुआ है 4,000 रुपए, 4,000 रुपए। और देखिए क्या क्या प्रावधान था उसमें। अशोध्य ऋण 4,000 रुपए, अशोध्य ऋण में 6,000 और देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचित बनाइए, तो यहाँ 6,000 रुपए और बना दीजिए। किन पे है 6,000 रुपए और किन से बनता है? तो ये 6,000 जो और बनता है वो देनदारों पे बनता है। देनदार कितने हैं? तो देनदार देखिए आपके पास है 66,000। ठीक है ना? इसमें 6,000 तो आप पहले से बना चुके हैं, तो अब आपके पास बच गया 60,000। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है अशोध्य ऋण 6,000 और देनदारों पर संदिग्ध ऋण का संचित बनाइए, तो यहाँ पे वास्तव में जो संदिग्ध ऋण का संचय है वो है 2%। 2%, 2 करेक्शन हुआ, ये 2%। और यहाँ पे अनुपार्जित ब्याज है वास्तव में। अभी क्वेश्चन सही हो गया है। अब फिर से देखिए, संदिग्ध ऋण पर 2%, तो ये 60,000 आया, 60 का 2% निकाल दीजिए, तो ये आया 1,200 रुपए। ठीक है ना? तो 1,200 का और प्रावधान कीजिए। तो जब आप 1,200 का और प्रावधान करते हैं, जब आप 1,200 का और प्रावधान करते हैं, तो इसका टोटल योग हो जाता है 10,000, 11,200। 11,200 हुआ। इसको और थोड़ा सोचिए,
संदिग्ध ऋण है तो संचित पहले से संदिग्ध ऋण जितने थे उनका संचित भी 10,000 हुआ है, तो 10,000 उनको घटा भी दीजिए, -10,000। तो हो रहा था 6 4 10, 11,200, 11,200 में से 10,000 गया तो बच गया 1,200। ठीक है, अगला देखिए, मजदूरी सॉल्व हो चुका था, व्यापार चिट्ठा सॉल्व हो चुके थे। यहाँ पे देखिए पूंजी बैंक अधिविकर्ष, हाँ ये जो सकल लाभ वाली जो राशि है यही यहाँ पे क्या आता है, नीचे लाया गया लिख सकते हैं, नीचे लाया गया। और ये राशि कितना था भाई, तो 35,000। ठीक है ना, पहले लोन पर 5%, ठीक है ना, तो लोन पर 5% वो डेबिट पक्ष में आ जाएगा, तो ऋण पर 5%, और ऋण पर 5% मतलब 10,000 का 5% तो आ जाता है 500 रुपए। और आइए यहाँ पे एक और ब्याज है, ब्याज में 2 बार परिणाम पड़ रहा है, तो ब्याज लिखिए, ब्याज कितना था, 5,000 रुपए था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनुपार्जित ब्याज भी 1,500 है बोला है, और उपार्जित कमीशन है, तो अनुपार्जित ब्याज पहले कर दीजिए, अनुपार्जित ब्याज, तो अनुपार्जित ब्याज है वो कितना है, 1,500। तो जैसे ही 1,500 हम लोग इसमें से घटाते हैं तो ये आ जाता है 3,500। और एक और एंट्री जो अनुपार्जित, एक और जो एंट्री है उपार्जित कमीशन, इस पूरे तलपट पे कहीं भी कमीशन शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन इसका उल्लेख यहाँ पे करना पड़ेगा अनुपार्जित कमीशन का। और अनुपार्जित कमीशन कितना है, वो है अनुपार्जित कमीशन या उपार्जित कमीशन है 2,500, तो उपार्जित कमीशन 2,500। उपार्जित कमीशन के बाद और आगे आइए, अदद कर अनुपार्जित। एक फर्नीचर पे ह्रास भी लिखिए, तो फर्नीचर पे ह्रास के लिए, फर्नीचर पे ह्रास के लिए फर्नीचर पर ह्रास है 5%, और फर्नीचर कितने का है, तो 16,000, 16,000 का 5% इक्वल टू होता है 800। ठीक है ना, 100। अब इनका योग निकाल दीजिए, यह 41,000, यह 41,000, तो यहाँ हो जाएगा शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ की राशि आ रही है, जब पूरे को घटाएंगे तो शुद्ध लाभ की राशि आ रही है 7,700। ठीक है, इस पूरे में शुद्ध लाभ जो हुआ वो कितना हुआ है, 7,700 रुपए। अब आइए चिट्ठा तैयार करते हैं, चिट्ठा भी तुरंत तैयार हो जाएगा। तो चिट्ठा के लिए चिट्ठा देखिए, चिट्ठा वास्तव में जो होता है वो होता है दायित्व और संपत्ति पक्ष। ठीक है ना, दायित्व और संपत्ति राशि जो शुद्ध लाभ होता है वो पूंजी को चला जाता है, पूंजी में ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो लाभ है तब जुड़ जाएगा, हानि है तो घट जाएगा। ठीक है, आइए संपत्ति और इसको देखते हैं। सबसे पहली एंट्री अगर ऊपर में आप देख रहे हैं तो हस्तगत रोकड़ कितना है, 15,000 रुपए। तो पहले लिख दीजिए रोकड़ 15,000 रुपए, रोकड़ 15,000 रुपए। दूसरी एंट्री देखिए, व्यापार चिट्ठा 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 चिट्ठा, फिर दूसरा आता है देनदार, तो देनदार है 6600। तो देनदार देखिए, देनदार वास्तव में कितना है, तो देनदार जो था 6600 था, 66,000 था, 6,000 प्रावधान था तो आया 60,000 था। 60,000 का भी आपने 2% अन्य प्रावधान किया था, तो इसमें से भी 1,200 आपको घटाना पड़ा था, तो आया 58,000। 60,000 में से 1,200 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5880। ठीक है ना, इसके बाद
अगला एंट्री क्या है, देनदार हुआ। देनदार के बाद अगला एंट्री है चिट्ठा विनियोग पर, तो लिखिए विनियोग पर 4000 रुपए। विनियोग पर कोई ब्याज भी नहीं है, तो विनियोग 40,000 है शायद, ठीक है ना। विनियोग के बाद अगला चिट्ठा क्या है, विनियोग के बाद अगला चिट्ठा है आहरण, फर्नीचर और प्रपत्र। आहरण वास्तव में इसको हम लोग सब पूंजी में से घटाते हैं, तो आहरण को भी रहता है। फर्नीचर को देखिए, फर्नीचर 16,000 का था, जिसमें से फर्नीचर था 16,000 का, फर्नीचर 16,000, इसमें से फर्नीचर में से आप हानि दिए थे फर्नीचर का कितना, 800 रुपए, तो 800 रुपए घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0027, ठीक है ना। फर्नीचर हो जाएगा, अच्छा 7 नहीं 51, ठीक है ना। फर्नीचर हुआ। फर्नीचर के बाद और कुछ है, प्राप्य विपत्र भी है, 35,000 लिख दीजिए। प्राप्य विपत्र, प्राप्य विपत्र 35,000। अगला और क्या है भाई, प्राप्य विपत्र हो गया। पूंजी लिख लीजिए, पूंजी 1,20,000, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ पूंजी। वैसे जैसे लेनदार लिखे थे वैसे, जैसे देनदार लिखे थे वैसे लेनदार लिख लीजिए, पूंजी को लास्ट में लिखिए। तो यहाँ पे चिट्ठा का पार्ट है बैंक अधिविकर्ष, तो लिख दीजिए बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष ध्यान देंगे, बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष की राशि है 20,000 रुपए, तो लिख दीजिए बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष, तो यहाँ हुआ 20,000 रुपए। अगला लिखिए बैंक अधिविकर्ष के बाद लेनदार लिखिए, लेनदार 40,000 रुपए, लेनदार 40,000 रुपए टोटल हो गए चिट्ठा के पार्ट, ठीक है ना। और लेनदार हो गया। ऋण, ऋण को लिखिए, ऋण तो हो जाएगा ऋण, ऋण था 10,000 रुपए था, ऋण था 10,000 रुपए और 5% ब्याज भी था, ऋण पर ब्याज भी था, पर ब्याज 500 रुपए, तो ये आ गया है 10,500, ठीक है। अगला ऋण हो गया। एक और देय विपत्र बचा है, तो उसको भी लिख दीजिए, देय विपत्र 25,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद समायोजन में आइए। असमाप्त बीमा संपत्ति की तरह था, तो यहाँ लिख लीजिए असमाप्त बीमा 400 रुपए। और देखिए अदत्त कर 1200, उपार्जित कमीशन, अदत्त कर 1200। फिर क्या था, उपार्जित कमीशन प्राप्त हुआ था, मतलब संपत्ति, उपार्जित कमीशन 2500, अनुपार्जित ब्याज 1500, और क्या एंट्री बचा है, लास्ट एंट्री में है फर्नीचर, तो हमने कर रखा है। अशुद्ध ऋण भी कर चुका है, संदिग्ध ऋण का प्रावधान, स्टॉक 4500 लिख दीजिए। अंतिम स्टॉक 4500, और यहाँ पे एक बचा हुआ है पूंजी, पूंजी को मैंने अभी नहीं लिखा था। पूंजी कितना है, 1,20,000, उसमें से आहरण कितना हुआ है, तो आहरण हुआ है 14,000, मैं यहाँ लिखे पूंजी 1,20,000 माइनस आहरण हुआ है 14,000,
प्लस लाभ भी तो प्राप्त हुआ, शुद्ध लाभ के रूप में 7700। ठीक है, इसके बाद इनको लिखिए तो यह है 1,13,700। अब इनका योग निकाल दीजिए। इस प्रकार से आपका चिट्ठा बैलेंस है और ये आया है 2,11,900, 2,11,900।